एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है शान से। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शान ने ना एक सपना देखा होता है। उस सपने के बाद में क्या होता है, शान जाता है सीधा टाओ के पास में मिलने के लिए। तो इसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है टाओ को बुलाने की। तो ये बेचारा बड़ी हिम्मत करके चुपके से पिलर के पीछे खड़ा होता है, उसको आवाज़ देता है कि टाओ मेरी बात सुनो। अब टाओ भी देखता है कि हैं कौन बुला रहा है मुझे। अब वो जल्दी से जाता है, वो देख लेता है कि ओ शान ने बुलाया है। तो वो जाता है शान के पास में और जाके पूछता है कि क्या हुआ। सबसे पहले तो वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि आज इसको क्या हुआ है, ये मंदिर के अंदर आना क्यों नहीं चाहता है। अब ये शान के पास में जाता है तो शान इसको अपने लास्ट नाइट के ड्रीम के बारे में बताता है कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ था। और बेचारा ना कान के पास में जाके मतलब पहले तो ये ऐसे नॉर्मली बताता है कि तुम्हें कुछ पता है उस सपने के बारे में। तो यहाँ पर टाओ कहता है भाई मैं तो सोल के बारे में पढ़ता हूँ, मेरी सारी स्टडी सोल के लिए है, मैं ड्रीम के बारे में कुछ नहीं जानता, सपनों के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो ये कहता है अरे मुझे कुछ उस तरीके का सपना दिखा था। तो टाओ कहता है किस तरीके का सपना दिखा था, अच्छे से तो बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे तभी तो समझ आएगा। वो इसको क्लोज जाके बताता है। दूर से जू भी देख रही होती है कि आखिर इनमें खिचड़ी क्या पक रही है, क्योंकि जैसे टाओ को पता चलता है शान के लास्ट नाइट के ड्रीम के बारे में तो एकदम से ना वो बहुत ज़्यादा शौक होता है, चिल्ला जाता है कि क्या सच में ऐसा सपना देखा तुमने 100 सालों में पहली बार। तो यहाँ पे कहता है शान की हाँ, और कहता है प्लीज़ तुम चिल्लाओ मत वरना सबको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर टाओ कहता है ओ माफ़ करना, लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और किस तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ना अगेन इसके पास में जाके कुछ कान में कहता है। ये वाला सीन हमें नहीं दिखाया जाता पूरा, मतलब उसने क्या बोला ये बात नहीं बताई जाती। इतने में जू आ जाती है, जू बोलती क्या हुआ, क्या मतलब क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तुम। तो शान कहता है नहीं कुछ नहीं, ये बड़े लोगों का मैटर है, तुम इसके पास में मत आओ, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम दूर रहते रहो यहाँ से, ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। और जू को बेचारे को भगा देता है वहाँ से। अब पता टाओ क्या कहता है इससे कि तुम वी के पास में जाओ और उसको ना उसी पुराने वाले प्लेस पर जहाँ पर वाद रहती थी, मतलब वो जो पुराना वाला चर्च था जहाँ पे वाद की डेथ हुई होती है, वहाँ पर ले जाओ, शायद वो उसको कुछ याद आ जाए अपने पिछले जन्म के बारे में। तो वो कहता है लेकिन अभी वो फिलहाल एक आदमी है भाई, उसको कैसे याद आएगा। तो टाओ कहते हैं अरे तुम मेरा भरोसा तो करो और तुम कोशिश करो वी के एग्जैक्ट डेट बर्थ, मतलब डेट और उसका बर्थ टाइम क्या है, वो सारी चीज़ें उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल के दो, मैं अगेन उनकी जो कैलकुलेशन है ना उसको मैच करूँगा। इधर हम देखते हैं वी को, वी हो जाता है हॉस्पिटल में किसी से मिलने के लिए। इसकी क्या होती है, ग्रैंड मदर होती है जो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो बेड खाली होता है तो ये साइड वाले पेशेंट से पूछ लेता है। अब ये बुढ़िया सीधा ही बोलती है कि इस बेड पर जो लेटा था वो तो मर चुका है। अब इस बात को सुन के वी को बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है कि मेरी दादी मुझे बिना बताए ही मर गई, अभी तक तो उसको मतलब उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, वो ऐसे नहीं मर सकते। और वहीं पर अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगता है। तभी इसकी दादी आती है, इसके कान पे लगाती है खींच के और बोलती है कि रो क्यों रहे हो। तो यहाँ पर कहता है ओह ग्रैंड मदर आप तो जिंदा है, मुझे लगा शायद आप मर गई। तो इसकी दादी कहती है नहीं, मैं ऐसे कैसे मर जाऊंगी भाई, मैं अभी फ़िलहाल ठीक हूँ मैं। तो ये ना अब बताता है कि ये जो साइड वाली पेशेंट है मुझे तो इसने कहा था कि आप मर चुकी हैं। तो ये कहती है अरे इसकी बातों पर भरोसा मत करना, ये तो खिसकी हुई है, ये तो पागल है थोड़ी सी, इसके जो पागलों वाला ट्रीटमेंट होता है ना, मेंटल ट्रीटमेंट होता है वो चल रहा है, इसकी बातों पर यकीन ना करना तुम। अब यहाँ पे आता है तो मस्त ये दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। तो इसकी दादी कहती है कुछ खास चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे कहता है वी की नहीं, अभी बताने लगता है शान के बारे में कि मुझे एक लड़का मिला था कुछ दिनों पहले और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे उससे फर्स्ट साइट लव हो गया है। तो ये तो स्टोरी सुना रहा होता है, दादी इसकी इतनी रंगीली होती है ना, वो खुद ही कहती है कि वो लगता है तुम्हें पहली नज़र में तुम्हारा प्यार मिल गया है तुम्हें। तो यहाँ पे वी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो थोड़ा सा अजीब है और मुझसे कभी सीधे मुँह बात भी नहीं करता, बाकी ठीक है, वो दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो दादी कहती कोई बात नहीं बेटा, लगे रहो, इस उम्र पर ऐसे प्यार व्यार तो होते रहते हैं, तुम्हें भी तुम्हारा ट्रू लव ज़रूर मिलेगा। अब इसके बाद में क्या होता है, वी भी अपनी दादी की जो उनकी टीनेज वाले जितने भी लव होते हैं ना उन सबको याद दिलाता रहता है। इसकी दादी भी ना बहुत ही ज़्यादा रंगीली टाइप की औरत थी अपने ज़माने की। अब इसके बाद में वी हो जाता है सीधा, मतलब वो ना जैसे जा रहा होता है सामने से शांति से टकरा जाता है। जब ये शान के पास में होता है तो शान से ना लास्ट टाइम के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि मतलब ये ना शान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शान इसको इग्नोर करके जाने लगता है। और ये बार बार पता है कैसे अपनी बात स्टार्ट करता है कि आप भी यहाँ पर मिल गए, मैं भी यहाँ पर मिल गया, मुझे लगता है कि शायद ये इत्तेफाक है, किस्मत हमारी मिलाना चाहती है। तो यहाँ पर ना अब इसके बाद में जो शान होता है वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो वी होता है से पूछता है कि आपके रिंग पर कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं आई, मैंने उसे संभाल कर रखा था। तो शान कहता है भाई नहीं वो बिल्कुल ठीक है, नहीं आई। लेकिन जैसे शान जाता है एक दूसरे से टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, गिर के इन कमबख्तों की अगेन किस हो जाती है, पता नहीं कैसे गिरते हैं ये दोनों, भगवान जाने। इतने में जैसे ये गिरे होते हैं टाओ की एंट्री हो जाती है। टाओ इनको देख लेता है जब इन्होंने ने किस किया था। तो टाओ ना मस्त दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। तो पहले शान को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, वो दूर हट जाता है और वहाँ से भाग जाता है और खुद खड़ा होकर सोचता रहता है कि वाद को मैंने कभी किस नहीं किया, लेकिन इसको किस करने के बाद में मुझे एकदम से बहुत अजीब सा फील क्यों होता है।
अब यहाँ पे टाओ आता है। टाओ बोलता है क्या कर रहे थे, मैंने अभी भी तुम्हें देखा, तुम क्या गुल खिला रहे थे उस लड़के के साथ में। तो यहाँ पे सान कहता है क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर कहता है टाओ लेकिन तुमने तो कहा था वो वादा नहीं है, तो तुमने उसे किस क्यों किया। तो यहाँ पर कहता है सान लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, वो एक्सीडेंटली हो गया गलती से। तो टाओ कहता है देखो अगर तुम्हें सच में जानना है ना तो उसको कोशिश करो कि जो वी है उसको पिछले जन्म की सारी स्टोरी याद आ जाए। तो सान कहता है लेकिन मैं ये कैसे करूँगा। तो टाओ कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब तुम उसको कैसे याद दिलाते हो। अगर वो सच में वाद ही है ना तो उसे एक ना एक दिन अपना पास्ट वाला जितना भी पास्ट उसके पिछले जन्म की कहानी थी ना वो सब याद आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एक आइडिया लगाता है। तो यहाँ पे पता है क्या होता है, सान होता है, जू होते हैं और उसके पेरेंट्स होते हैं। तो सान कहता है जू से कि तुम वी के पास जाओगी और उसका मतलब बर्थ की डेट और टाइम दोनों पूछ के आओगे। तो जू बोलती है मैं क्यों करूँ ये सारे काम, मुझसे क्यों बोलते रहते हो तुम। तो यहाँ पे ये बोलती है ऐसा है। सान कहता है कि देखो तुम, मुझे लगता है तुम ये सारा काम कर सकती हो। अब इनके मुंह से ना गलती से वो रात वाले ड्रीम की बात निकल जाती है। अब जैसे शान के साथ में, शान को तो पता ही है शान का सपना था, जू के साथ में उसके पेरेंट्स को भी पता होता है। तो शान कहता है क्या तुम सब लोग जानते हो क्या मेरे सपने के बारे में। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ हम सबको पता है। बेचारा शान को बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील होता है कि इन सबको पता है मेरे सपने के बारे में। इतने ही दरवाजे पर कोई नॉक करता है और वो एक न्यू कैरेक्टर होता है, मतलब नया आदमी की एंट्री होती है इस ड्रामे में और इसका नाम होता है सू। तो ये जो सू होता है ना ये पुलिस में होता है, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में सोल्जर होता है, ऑफिसर होता है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये करता पुलिस में ही जॉब है। तो ये ना पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के लाया होता है, पूरी जन्म कुंडली होती है इसके पास में वी की, कि वी क्या करता था, पास्ट में क्या करता था। तो ये बता देता है कि जो वी था ना हाल में, तो सबसे पहले ये जो सू था ना इसका झगड़ा होता है जू के साथ में और वो कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ये कहता है अरे क्या हो गया, मैं यहाँ पर आ गया, कि जू का अंकल होता है। तो जू कहती है हमें तुम्हारे जैसे चीटर की जरूरत नहीं है, तुमने हमसे पैसे लिए और फिर हमें चीट किया। तो यहाँ पे सू बोलता है ज़्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, वो पैसे तुम्हारे नहीं थे, शान के थे, मतलब ग्रेट ग्रैंड पा के थे, बड़े दादाजी के थे। तो यहाँ पे अब ये शान के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया होता है। तो ये बताता है कि वी नाम का जो लड़का है ना वो एकदम से फ्रॉड है, वो चोर भी है, मतलब चोर चक्का डाकू डकैत जितने भी मतलब कमियां होती है ना, बुरे इंसान होते हैं, वो सारे के सारे गुण दिए होते हैं भगवान ने वी को। लेकिन वी करता किस लिए, अपनी दादी के लिए सारी चीज़ों को। इतने में ही 12 बज जाते हैं घड़ी में और दादाजी को दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और पता है आज दर्द होता तो है बॉडी में 12 बजे, लेकिन एक चीज़ और खास होती है, जब ये ऐसे हाफ मून होता है ना, हाफ से भी कम, उस दिन पता है क्या होता है, दादाजी बच्चे बन जाते हैं। मतलब जो शान होता है बॉडी में, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल, मतलब इतना कि वो सहन भी नहीं कर सकता, दर्द तो होता ही है। लेकिन इस आधे चांद वाली रात के दिन शान बच्चा बन जाता है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा तड़पता है दर्द में, फिर हमें दिखाया जाता है एक बच्चे को, मतलब ये कोई ऐसा 4-5 साल का सा बच्चा बन जाता है और फिर बेचारा चला जाता है, अपने छोटे कपड़े निकालता है, अपने साइज़ के कपड़े निकालता है ड्रॉर से और चला जाता है। फिर सोचता है कि मुझे ये दिन ना इतना ज़्यादा घटिया लगता है कि कुछ पूछो ही मत। अब इसके बाद में ये बाहर जा रहा होता है, तभी इसको सामने से आता हुआ दिख जाता है वी किसी का ना बटुआ चुरा के भागा होता है, मतलब किसी का ना वॉलेट मारा होता है उसने और भाग रहा होता है और वो छुप जाता है। कहता है अगर कोई लोग पूछे तुमसे तो कह देना कि मैं यहाँ पर नहीं आया था, ठीक है, कह देना तुमने मुझे देखा ही नहीं। अब ये तो जाके दीवार के पीछे छुप जाता है। अब जो लोग इसके पीछे पड़े थे वो आते हैं शान के पास में, इस बच्चे के पास में, पूछते हैं कि क्या तुमने एक लड़के को देखा यहाँ से जाते हुए। तो ये बचा लेता है इसको कि भाई ये तो सच में कितना मक्कार है, ये मेरी बात नहीं हो सकती। तो ये कहता है, जो शान होता है ना वो कहता है कि वो उस रास्ते से जा चुका है दौड़कर। अब इसके बाद में वी बाहर निकल कर आता है और इसको थैंक्स कहता है। शान को तो शान है, अभी ये बच्चा है तो क्या हुआ, ये पूछता है कि तुमने क्या ये बटुआ तो कहीं से मारा है क्या, कहीं से चुरा कर लाए हो इस वॉलेट को। तो यहाँ पे भी कहता है अरे नहीं ये तो मेरा ही है, मैं उन्हें लौटा दूंगा, ये जिनका भी है। इतने में ये 2 लड़के जो इसके पीछे भाग रहे थे ये वापस आ जाते हैं। अब इनको देख के इनको धक्का दे देता है वी और शान को गोदी में उठा के भाग जाता है। लेकिन शान इतना भी छोटा नहीं था कि भाग सके, इस बच्चे को लेकर कितनी ही दूर तक भागेगा। मतलब ये भी खुद तो पिटता ही है, इसके चक्कर में शान भी लिपट जाता है, इसको भी 2-3 लात मुँह से पड़ जाते हैं, बेचारा मतलब फ्री फंड में पिट जाता है ये। अब इसके बाद में क्या होता है कि जब वी को भी ना अच्छे से फाइट करनी आती है, वो हमेशा से इन चीज़ों में बहुत परफेक्ट रहा होगा, भैया स्ट्रगल कर रहा होगा, हमें क्या पता। तो यहाँ पर ना मार पीटने के बाद में जैसे ही एक सिक्योरिटी गार्ड आता है तो वो उनकी वजह से वी और ये बच्चा मतलब शान बच जाता है। शान को देख के जो वी होता है ना इसे दांत चमका रहा होता है, लेकिन इसको चोट भी लगी होती है। तो शान इसके लिए फर्स्ट एड किट लाता है और बोलता है कि ये लो अपनी चोटों पर दवाई लगा लेना। अब इसके बाद में जो होता है ना
वी वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो लेकिन थोड़े से अजीब हो, क्योंकि शान होता है ये, अब शान तो बड़े लोगों की तरह बात करेगा ना, लेकिन इसको लग रहा होता है बच्चा। तो ये कहता है कि तुम अजीब हो लेकिन चालाक भी बहुत ज़्यादा हो। अच्छा तुमने आदमी की जान बचाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चॉकलेट खानी है? तो शान कहता है नहीं मुझे चॉकलेट नहीं खानी। शान के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अभी मैं बच्चा हूँ तो इससे ना काम निकाल लेता हूँ। तो वो कहता है कि मुझे ना तुम्हारी पूरी बर्थ डिटेल चाहिए, मतलब तुम किस दिन पैदा हुए थे और कौन से टाइम पे पैदा हुए थे। तो वी कहता है लेकिन तुम उस चीज़ का क्या करोगे? तो शान कहता है अरे मैं तो बच्चा हूँ भाई, ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारा क्या ही नुकसान करूँगा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो वो इसको एक डायरी देता है जिसमें वी ना अपना डेट, मतलब सॉरी जो बर्थ डेट होती है ना, जिस दिन वो पैदा हुआ था उस दिन को लिख देता है और जो टाइम होता है वो लिख देता है। तो इसके बाद में शान बोलता है हाँ ठीक है, और इसके ऊपर ना जो दवाइयाँ होती है फेंक के चला जाता है कि ये ले चल, लगाता रहिए वरना मर जाइए, मुझे क्या पड़ा है। तो इसके बाद में देखता है वी और सोचता है कितना अजीब बच्चा है यार, लेकिन इसको दवाइयाँ देखने के बाद में काफ़ी खुशी होती है कि चलो बच्चे भी केयर करते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं शान को, वो बेचारा अपने घर पर होता है और सो रहा होता है। मतलब ये रात को जब सोता है ना तो बच्चा होता है, जब मॉर्निंग में इसकी आंखें खुलती हैं तो ये एक कंप्लीटली शान बन गया होता है, जो अभी फ़िलहाल की एज पे है, 100 सालों से भी ज़्यादा का ही है। तो अब जल्दी से ये सुबह रेडी होके जाता है टाओ के पास में, जो भी होती है। तो टाओ ना अच्छे से उस पूरी कुंडली को मैच करता है और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है शान को। तो शान बोलता है मुझे पता था कि वो वादा नहीं हो सकती, मुझे पूरा भरोसा था, इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा था तुम अपनी कैलकुलेशन को फिर से चेक करो। तो यहाँ पे टाओ जैसे ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है ना तो शान खुश हो जाता है, इसको लगता है कि वो वाद नहीं हो सकती। तो ये बोलता है मैंने पहले ही कहा था वो मेरी वाद नहीं है, वो पहले से ही लुच्चा लफंगा जैसा लगता है वो लड़का। तो यहाँ पे टाओ कहता है अरे भाई वो वाद ही है, इसलिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर कहता है तो शान की फिर तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोला? टाओ कहता है क्योंकि ये अच्छी बात है ना, वाद और वही दोनों एक ही हैं, और वैसे भी नुवा देवी का जो बर्थडे होता है मतलब उन्हीं की कृपा से इनका कुछ बर्थ वगैरह मैच होता है, भगवान जाने कुछ ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे जू कहती है तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है, अगर वो इस जन्म में आदमी है भी लड़का है और तुम उसे डेट नहीं करना चाहते तो सिंपल सा फंडा है, उसके साथ में अपना कर्ज खत्म करो, शादी करो, कर्ज खत्म करो और फिर उसको छोड़ देना। तो ये कहता है लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता उसको, मैंने पूरी ज़िंदगी 100 साल उसका वेट किया है वाद के पुनर्जन्म का, और अभी मैं उससे ब्रेकअप कर लूँ, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। अब ये नेक्स्ट डे जाता है वाद को लेकर, कहाँ पर? उसी चर्च में जहाँ पर वाद को नहीं वी को लेकर जाता है, जहाँ पर वाद की डेथ हुई थी गोली लगने की वजह से। तो ये इस प्लेस को देखकर कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, क्या तुम्हारा अगेन कोई मजाक करने का प्लान है? तो शान कहता है नहीं मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें, शायद तुम्हें यहाँ से कुछ याद आ सके। तो ये उस पूरे प्लेस को दिखाकर बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ हल्का फुल्का याद आ रहा है, कोई मेमोरीज वगैरह आ रही हैं तुम्हारे दिमाग में? तो मना कर देता है वी कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो इसके पास में बाद में पता है क्या करता है शान, इस पता नहीं एक दीवार जैसा कुछ होता है उसको टच करवाता है और अपना हाथ भी साइड में रखता है। तो वी से कहता है कि तुम फील करो, याद करने की कोशिश करो, तुम्हें पिछला जन्म याद आ जाएगा अपना। तो ये वाद की और अपनी पूरी स्टोरी बता देता है कि बाद मुझे ऐसे ऐसे वहाँ पर मिली थी, फिर हम दोनों को लव हुआ, उसके बाद में हमारी डेथ हो गई, बाद को किसी ने मार दिया, हमारी नहीं सिर्फ बाद की डेथ हो गई, और मैं तब से 100 सालों से उसका वेट कर रहा हूँ। ये कहता है कि तुम दिल से फील करने की कोशिश तो करो। तो यहाँ पे वी अब यहाँ पर उल्टा ही कह देता है कि देखो तुम्हें इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि मैं ही तुम्हारी वाद हूँ और पिछले जन्म में मैं तुमसे लव करता हूँ, ये भी सही हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं इस जन्म में भी तुमसे ही लव करूँगा, ठीक है? तो ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे ही वी ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करता है ना, तो यहाँ पर अब शान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है नहीं तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है मेरी बात के बारे में, और आगे से ऐसा कुछ भी बकने की कोशिश मत करना तुम। तो यहाँ पर भी कहता है अरे पर मैंने कहा ही क्या है भाई। अब यहाँ पे शान कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, बेहतर होगा तुम्हें मुझसे कोई बात मत करना। अब जैसे ही शान जा रहा होता है तो वी पर अचानक से पीछे से कोई अटैक करता है, तो शान वी को तो बचा लेता है। अब शान जब फाइट कर रहा होता है उस अटैकर से, तो वो जो अटैकर होता है ना उसके हाथ में होता है चाकू। तो शान को फाइट करते करते शान की लगभग लेफ्ट साइड में चाकू लग जाता है, जहाँ पर होती हैं शायद किडनी वगैरह होती हैं, हाँ वही होता होगा, थोड़ा लोअर पार्ट में लगता है वो चाकू। तो अब वी कहता है तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, तुम्हें तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो शान इस पर चिल्लाता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। अब वी को छोड़कर ये चला जाता है। अब ये थोड़ा दूर आके अपने घाव को ना दोबारा से देखता है, अपनी वाउंड को, तो देखते देखते इसका घाव ना खुद से भर जाता है। मतलब उस पत्थर को पीने के बाद में ना सारी पावर्स मिल गई हैं इसको, लेकिन इस चीज़ की कोई वीडियो बना रहा होता है, मतलब इसका ये सीक्रेट रिवील हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शान जा रहा होता है कहीं पर पूजा करने के लिए, जैसे हमारी भाषा में बोले भंडारा करने के लिए, जैसे लोग गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। तो ये लोग ना सभी जू उसके पेरेंट्स और शान और वो सूबी होता है साथ में, सभी लोग खाना बना के ले जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही खाना ख़त्म हो जाता है।
तो यहाँ पर सू अपने फादर से कहती है कि हमें वापस से घर जाना होगा और खाना लाना होगा। तो सू अपने बाप के साथ में ना घर पे चली जाती है, लेकिन घर पे जाके देखते हैं कि दरवाज़ा तो खुला है और घर के अंदर कोई है। तो अब ये चुपके से ना घर के बाहर से ताक झांक करने लगते हैं। तो इनको घर के अंदर 2 लोग दिख जाते हैं जो कि सामान को ऐसे उधर उधर करके ना चेक कर रहे होते हैं, कुछ ढूंढ रहे थे। ये उसी चमकीले पत्थर को ढूंढ रहे होते हैं जो आधा टुकड़ा है ना शान के पास में, उसको। लेकिन जैसे ये दोनों बाप बेटी भागने की कोशिश करते हैं, ये दोनों अटैकर इसको पकड़ लेते हैं। ये जू को भी पीटते हैं, साथ में उसके फादर को भी पीटते हैं, लेकिन ये दोनों बाप बेटी मना कर देते हैं कि कोई भी पत्थर नहीं है और जिस पत्थर की तुम बात कर रहे हो वो नष्ट हो चुका है। इतने में ही दादाजी आते हैं, मतलब शान आता है और वो बचा लेता है इन दोनों को आके। अब यहाँ पे जैसे ही वो इन अटैकर से फाइट करता है तो ये लोग भाग रहे होते हैं। रास्ते में मिल जाता है वी, और वी इतना बेवकूफ़ है कि उन दोनों अटैकर को टैक्सी करके और देता है कि भाई तुम्हें चोट लगी है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल चले जाओ। पीछे से इतने में ही शान दौड़ के आ जाता है। शान को लगता है कि वी उन अटैकर से मिला हुआ है, इसीलिए इसने उनकी हेल्प की है। तो शान वी पर चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे, क्या तुम मेरे घर आने वाले थे? तो वी कहता है हाँ मैं घर आने वाला था तुमसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर कहता है शान तुमने उन लोगों के लिए टैक्सी क्यों बुलाई? तो वी कहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, उन्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत थी उन्हें। तो यहाँ पे अब शान कहता है तुम मेरे घर गए थे, तुमने कुछ चुराया है क्या? तो यहाँ पर कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, वी मना करता है। तो यहाँ पे शान कुछ गुस्से में उसको बता देता है कि तुम तो हो भी चोर ना, तुम तो चीज़ें चुरा सकते हो है ना, और यही तो तुम्हारा मेन मोटिव होता है। तो यहाँ पे वी कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, और हमेशा ही तुम मुझसे इतनी नेगेटिवली बात क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? और अगर किसी की केयर करना इतनी बुरी बात होती है ना तो तुम रहने ही दो। तो यहाँ पर वी कहता है कि क्या तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तुम मेरी जांच पड़ताल कर रहे थे ना कि मैं क्या हूँ? तो यहाँ से गुस्से में वो अपना बैग भी ना इसके ऊपर फेंक के चला जाता है। तो शान उसको देखता है, बैग में सिर्फ फ्रूट्स थे जो कि वी लेकर आया होता है शान के लिए। तो शान बहुत गुस्सा करता है कि मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं बीच में, किस पर भरोसा करूं किस पर नहीं। और अब हमें फाइनली हमारे ड्रामे के विलन को दिखाया जाता है जो कि एक बीमार आदमी होता है, और इसका जो सिक्योरिटी का होता है ना सेक्रेटरी सॉरी, वो इसके पास में जाकर बताता है कि हम इस बार असफल रहे हैं, हमें स्टोन नहीं मिला है। और ये उस वीडियो को भी दिखाता है इस बीमार आदमी को जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि शान का घाव खुद से ही कैसे भर गया होता है, इसीलिए इसको वो स्टोन चाहिए। इसको पता है शान के पास में पावर्स है उस स्टोन की वजह से। ये बंदा ऐसे लग रहा होता है देखने में जैसे मर जाएगा, मतलब ये बीमार होता है, इसकी पाइप्स वगैरह लगी होती हैं, किराए पे सांस ले रहा होता है, और ये कहता है कि मुझे वो पत्थर चाहिए किसी भी कीमत पर। और इसी विलेन की एंट्री के साथ में भाइयों बहनों हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 3 जब इसका रिलीज होगा मैं तब इसको एक्सप्लेन कर